भारतीय संविधान की ताकत और उसका सम्मान मैंने आज ध्वजारोहण के समय देखा। सामने रोड पर एक लड़की और उसके साथ उसकी छोटी बहन होगी। जैसे ही राष्ट्रगान चालू हुआ वो वहां पे खड़े हो गए और वो जब तक खड़े रहे जब तक राष्ट्रगान कंप्लीट नहीं हुआ। ये शिक्षा है ब्यावरा की, ये संविधान ने हमें बताया है। आज हम इस संविधान के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, तिरंगे की आन बान शान के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हमने तिरंगे को सल्यूट करा है, सलाम किया है, क्योंकि हम रक्षा करेंगे उसकी। तो आज हम भारतीय संविधान से और भारतीय संविधान पर ही चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हमारा संविधान जो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार हो गया और हमको एक भारत में कानून मिला और हम न्याय के क्षेत्र में, समानता के क्षेत्र में, स्वतंत्रता के क्षेत्र में, बंधुता के क्षेत्र में हमको अपना कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन करने का संविधान ने हक दिया। इन पे हम डिस्कस करेंगे। हमें न्याय मिलता है संविधान के माध्यम से, हमें स्वतंत्रता मिलती है, समानता मिलती है, बंधुता, एक रहने का, साथ रहने का संविधान ने हमें अधिकार दिया है। हम 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हो गया हमारा संविधान। बट जब बंटवारा हुआ था, जब अंग्रेज यहां से गए थे, तो बंटवारे में उन्होंने 2 राष्ट्र बना दिए थे, एक पाकिस्तान और एक भारत। दोनों को अपनी जनता की रक्षा के लिए संविधान तैयार करना था। उनने अपना संविधान 26 सालों में तैयार किया। 26 साल लग गए पाकिस्तान को अपना संविधान तैयार करने में, और हमने 2 साल 11 महीने। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कितनी बड़ी बात है, क्योंकि राष्ट्र की सरकारें जनता के लिए काम करती हैं, वहां जनता की कोई चिंता ही नहीं। हमारे यहां पर जो संविधान निर्माण हुआ था वो संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के नाम से, प्रस्तावना के नाम से हमने अपना संविधान को चलाया या संविधान बनाया। संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। इस गणराज्य में हम रहते हैं, स्वतंत्र भारत में रहते हैं, हम सेकुलर हैं। वहीं पाकिस्तान में जब संविधान तैयार हो रहा था, मां लड़ाइयां हो रही थी कि इसको सेकुलर बनाए कि इस्लामिक बनाए। ये चल रहा था, क्योंकि जब अंग्रेज यहां से गए थे तो हिंदू मुस्लिमों को लड़ा के गए थे। वो चाहते थे कि दोनों धर्म लड़ते रहे, ईसाई भी लड़ते रहे, सिख भी लड़ते रहे, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा बिजनेस बंद ना हो, क्योंकि हम तो जा रहे हैं, हमारा व्यवसाय बंद ना, हम तो जा रहे हैं। तो यहां लड़ा के गए, परंतु पाकिस्तान का संविधान 26 सालों में तैयार हुआ। अब मैं उस पर पूरा बताऊंगा। पहले तो अपने संविधान की मैं मजबूती की बात करूंगा और उन महापुरुषों को आज याद करूंगा, इसके शिल्पकार, इसके निर्माणकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद करूंगा। तो मेरा क्रम वही है कि हम उन अमर शहीदों को भी याद करेंगे, देशभक्तों को भी याद करेंगे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी याद करेंगे, जिन्होंने अपना बलिदान देकर 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए। उसके बाद हमारा संविधान लागू हुआ है 1950 में। तो सर्वप्रथम में हमारे उन शहीदों को भावांजलि, श्रद्धांजलि देने में 1857 से लड़ाई लड़ रहे हैं हम। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, तात्या टोपे को, नाना साहेब को, शहीद मंगल पांडे जी को, कुंवर सिंह जी को, जो 1857 से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, आज मंच के माध्यम से मैं श्रद्धांजलि देता हूं, भावांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं, याद करता हूं। इसके बाद महात्मा गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, दादा भाई नेहरू जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, बाल गंगाधर तिलक जी, लाला राजपत राय जी, बिपिन चंद्र पाल जी, सुभाष चंद्र बोस जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खान जी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे महापुरुषों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस राष्ट्र को अंग्रेजों के खिलाफ हमें आजाद भी कराया है और भारतीय संविधान में अपना योगदान भी दिया है। तो ऐसे महापुरुषों को आज सरदार पटेल के इस मंच के माध्यम से हम श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं, क्योंकि आजादी के बाद अब संविधान तैयार करने वाले उन 299 लोगों को भी मुझे याद करना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान 299 लोगों में व्यक्तियों ने मिलकर तैयार किया है। 299 लोगों में कुछ वकील थे, कुछ डॉक्टर थे, कुछ सेना के थे, कुछ पुलिस विभाग के थे, कुछ राजस्व विभाग के थे, कुछ शिक्षक थे। इस प्रकार जितना भी हमारे कुछ व्यापारी थे, कुछ उद्योगपति थे,
हर व्यक्ति उस समिति में था। 284 पुरुष थे, 15 महिलाएं थी। इन 299 लोगों को भारतीय संविधान तैयार करने का दायित्व भारत सरकार, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री की देखरेख में और सरदार पटेल गृह मंत्री की देखरेख में चल रही थी, उनको बोला गया था। और इन 299 जो महान व्यक्ति थे जो संविधान को तैयार कर रहे थे, उसके अध्यक्ष थे निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उनको आज हम फिर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। परंतु 299 में से कुछ महत्वपूर्ण नाम में उनको श्रद्धांजलि के माध्यम से दे देता हूं। बाकी जिनके नाम नहीं बोल पाऊंगा उनको भी मेरी श्रद्धांजलि है। BN राव, KM मुंशी साहब, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधवराज और DP खेतान साहब की मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी। ये 7 कुछ महत्वपूर्ण चेहरे थे जो भारतीय संविधान में अपना योगदान दिया। इन सब लोगों ने मिलके इस संसार के 60 देशों के संविधान और वहां के विधान की स्टडी करा, उसको जांच पड़ताल करा, कई प्रकार संविधान सभा की बैठक करी कि हम अपने भारत का संविधान ऐसा तैयार करें कि आने वाले 1000 साल तक देश किसी का गुलाम ना रह पाए। संविधान तैयार किया जा रहा है, क्योंकि संविधान यदि आपने गलत तैयार कर दिया तो फिर हम गुलाम हो जाएंगे, फिर हम किसी के परतंत्र हो जाएंगे। तो ये देखकर तैयार किया गया संविधान कि हम हजारों साल तक किसी के गुलाम न रह पाए, क्योंकि हम मुगलों के गुलाम रहे, हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, हम पुर्तगालियों के गुलाम रहे, और ज्यादा दूर मत जाओ, हम अपने ही देश में राजा महाराजाओं निजामों के गुलाम रहे। तो इन सबको समझते हुए भारतीय संविधान को तैयार करने वाले उन महापुरुषों को मैं नमन करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि आपने एक अच्छा संविधान हमको सौंपा है। क्योंकि संप्रभुता संपन्न का अर्थ होता है कि हम ना बाहरी शक्तियों के ना आंतरिक शक्तियों के दबाव में रहेंगे, हम स्वतंत्र हैं, हमें भारतीय संविधान का पालन करेंगे। संप्रभु देश है हम। कोई भी बाहरी शक्ति, यानी ब्रिटेन जो अंग्रेज चले गए थे, उनका हम पे कोई हक नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा, हम उनका कहना नहीं मानेंगे। आंतरिक शक्तियां, राजा महाराजाओं निजामों का हम कहना नहीं मानेंगे। हम संप्रभुता संपन्न राष्ट्र हैं, यह हमारा संविधान बोलता है। हम समाजवादी हैं। हमारे यहां पर जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। हम सब में समानता होगी, चाहे न्याय का क्षेत्र हो, चाहे स्वतंत्रता का क्षेत्र हो, चाहे समानता का क्षेत्र हो, चाहे आपका बंधुता का क्षेत्र हो। हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि हम समाजवादी हैं, हम पंथ निरपेक्ष हैं। ये देश है जो पंथ निरपेक्ष है। यहां पर हिंदू धर्म की भी उपासना की जा सकती है, मुस्लिम धर्म की भी उपासना की जा सकती है, सिख धर्म की भी उपासना की जा सकती है, ईसाई धर्म की भी उपासना की जा सकती है। यानी सब धर्मों को हक है कि इस राष्ट्र में रहकर आप अपनी उपासना करें, अपने इष्ट देव को मानें। इस प्रकार हम पंथ निरपेक्ष देश हैं। हम लोकतांत्रिक गणराज्य। हमारे यहाँ पे जनता द्वारा जनता का व्यक्ति ही सरकार में बैठेगा। हम लोकतांत्रिक हैं। हम ही चुन के पहुंचाएंगे कि इस राष्ट्र को किसको चलाना है और किसको संविधान का पालन कराना है। जनता ही चुन के पहुंचाती है। तो हम लोकतांत्रिक गणराज्य में रहते हैं। इतना अच्छा हमको ये संविधान मिला। जब हम 1950 में थे तो 395 अनुच्छेद हुआ करते थे और आज 470 प्लस अनुच्छेद है। हमारे संविधान में एक क्लोज रखा गया, समय समय पर संशोधन कर लो। ये पाकिस्तान में नहीं था, मैं पाकिस्तान की बात भी करूंगा। मैं कंपैरेटिव बताऊंगा आपको, तुलनात्मक, कि हम क्या कर रहे थे उस समय और पाकिस्तान क्या कर रहा था, क्योंकि मेरे बच्चों को जानना जरूरी है, क्योंकि वो 26 साल रखे और हमको 2 साल 11 महीने। तो ये थोड़ा सा आपको समझना जरूरी होगा। हमारे 295 अनुच्छेद हुआ करते थे, आज 470 प्लस अनुच्छेद है। हमने समय समय पर अनुच्छेदों के माध्यम से संविधान को मजबूत करा और संशोधन करे। 42वां संशोधन था हमारा, जो 1974 में हुआ। उसमें हम संप्रभुता लोकतांत्रिक गणराज्य के नाम से हमारी प्रस्तावना हुआ करती थी, क्योंकि हमने अपनी प्रस्तावना को ऑस्ट्रेलिया से लिया है। हमारा जो संघीय ढांचा है वो हमने कनाडा से लिया है।
हमारी जो न्यायालय की प्रणाली है, न्याय प्रक्रिया है, वो हमने अमेरिका से ली है, और मौलिक अधिकार भी हमने अमेरिका से लिए। और हमारा आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए। जब 1956 में सरदार पटेल ने 562 रियासतों, राजा महाराजाओं को मनाया और 562 रियासतों को एक करने का काम करा, एकीकरण का काम करा, पूरे भारत को एक कर दिया सरदार पटेल ने। परंतु 1956 में जाके जब हमारी सरकार 1952 में प्रथम चुनाव में बनी थी, 1956 में हमने पुनः बंटवारा करा, हमने राज्य बनाए, राज्यों को अधिकार दिए, नीति निर्देशक तत्व जो हम आयरलैंड से लेके आए थे, हर देश का अच्छे शब्द, अच्छा समझ, अच्छा संविधान, हमने अपने संविधान में उसको जगह दी। इस प्रकार नीति निर्देशक तत्व बनाकर राज्यों के माध्यम से शासन प्रशासन चलाने की हमने कोशिश करी। ये था हमारा संविधान की ताकत। अब मैं थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में बताऊंगा। पाकिस्तान के बारे में इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि उनको 26 साल क्यों लगे और हमें क्यों नहीं लगे। हमारे 299 लोग वर्क कर रहे थे, वहां क्या हो रहा था उसको भी अपन थोड़ा सा डिस्कस करने जाएंगे। अध्यक्ष होते 23 मार्च 1956 में पहली बार पाकिस्तान में संविधान लागू किया गया, परंतु 2 साल बाद 1958 में वहां पर अय्यूब खान करके राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने उस संविधान को मानने से मना कर दिया क्योंकि उससे पहले 4 प्रधानमंत्री उनके चेंज हो चुके थे, 4-5 प्रधानमंत्री चेंज हो चुके थे। हमारे यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 साल तक प्रधानमंत्री, 14 प्लस साल तक प्रधानमंत्री पद संभाला है। उनके यहाँ इतना प्रधानमंत्री चेंज हुआ कि 1958 में अय्यूब खान ने उस संविधान को मानने से मना कर दिया और बोला कि मैं नया संविधान बनाऊंगा। मैंने उनका पहला संविधान 9 साल बाद बन गया था, पर उसको मानने से मना कर दिया। उसमें संविधान की मुख्य विशेषताएं अच्छी नहीं थी। एक तो उनने इस्लामिक कंट्री बनाया, हम हिंदू कंट्री नहीं बनाया, हमने समाजवादी पंथ निरपेक्ष देश बनाया। उन्होंने इस्लामिक कंट्री बनाया पहले राउंड में। उससे क्या हुआ, राजनीतिक अस्थिरता आई क्योंकि वहां पे हिंदू भी रहता था, ईसाई भी रहता था, सिख भी रहता था। उनकी ये कमी के चक्कर में अय्यूब खान ने वो संविधान को मार्शल लॉ लगा के तख्ता पलट करके उस संविधान को हटा दिया। फिर अय्यूब खान ने अपना संविधान तैयार करा और 1962 में 8 जून 1962 में उनने दूसरा संविधान पाकिस्तान को दिया। उसमें उसको चलाते चलाते 1969 के पहले, 1969 के पहले, मैंने 62 में लागू किया है, बीच में उनको बार बार इस्लामिक शब्द और इस्लाम शब्द को हटाने में जनता का विरोध लेना पड़ा। वहां जनता ने बगावत करी। वहां पे कंफ्यूजन होता कि हम इस्लामिक कंट्री बने या इस्लामिक कंट्री ना बने, क्योंकि वो भारत को देख रहे थे। भारत में संविधान 1950 में लागू था, यहां लोग खुशहाल थे, या 1952 में चुनाव हो गए थे, पहला चुनाव 1952 में ही हो गया था, और 1956 में हमने राज्य बना लिए थे। वहां बड़ा कंफ्यूजन था और वो इस्लामिक शब्द 1969 में हटाने के पूर्व ही तख्ता पलट हुआ और याया खान ने तख्ता पलट करके 1969 में इस संविधान को मानने से मना कर दिया और वो फाड़ के फेंक दिया गया, संविधान को फाड़ के फेंक दिया गया। अब याया खान आ गए। अब याया खान की देखरेख में एक संविधान निर्माण हुआ। तो याया खान का जो संविधान था वो 1973 में लागू हुआ। परंतु मैं आपको अंदर की बात बता दूं, जिस प्रकार हमने संसार के देशों के संविधान को पढ़ के अपना संविधान निर्माण अच्छा किया कि सालों तक हम किसी के गुलाम ना रह पाए, उन्होंने हमारे संविधान की नकल करी। उनने बोला भारत इतना अच्छा चल रहा है तो यही संविधान क्यों नहीं लागू कर दें। तो उन्होंने हमारे संविधान में से संसदीय लोकतंत्र ले लिया, मौलिक अधिकार ले लिए, संघीय ढांचा ले लिया, सब कुछ वो करा जो भारत में हो रहा था। परंतु उन्होंने एक शब्द उसमें डाल दिया कि हम इस्लामिक कंट्री हैं। ये शब्द उसमें पड़ गया। यदि वो इसको और नहीं पटकते तो एक और तख्ता पलट हुआ था उनका 1999 में। बच्चे लोग नहीं जान पाते होंगे, मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके संविधान बनाने में कुछ गलत था। गलत कैसे था? इनने जो पहला संविधान बनाया था सर, उसमें प्रधानमंत्री को शक्तिशाली बना दिया था और राष्ट्रपति को औपचारिक बना दिया था।
सेकंड वाला जब संविधान बनाया तो इन्होंने राष्ट्रपति को पावरफुल बना दिया और प्रधानमंत्री को औपचारिक बना दिया। अब तीसरा वाला जो संविधान बना उसमें जब पहले वो शक्तिशाली था, फिर वो शक्तिशाली था, तो दोनों के दोनों शक्तिशाली हो गए तीसरे संविधान में। अब तीसरे संविधान में प्रधानमंत्री भी शक्तिशाली है, राष्ट्रपति भी शक्तिशाली है, सेना से ही वहां का राष्ट्रपति बनता है। तो वो अभी तक अव्यवस्थित राष्ट्र आपको मिला हुआ है और वहां पर जब मर्जी पड़े कुछ हो जाता है। अब इसमें देखिए 1973 में एक सावधानी बरती गई। उनने बोला, जब याया खान ने यह संविधान बनाया तो उसे मालूम था कि उसको फाड़ के अगला वाला फेंकेगा, तो उसने भारत के संविधान से संशोधन वाली चीज ली कि यार उस संविधान को फेंको क्यों, नया क्यों बनाओ, उसी में संशोधन करा जाए। हमारे यहां संशोधन की प्रक्रिया बहुत बढ़िया रही। अब किसी बच्चे को किसी शिक्षक का उत्तर समझ में नहीं आया तो शिक्षक उसकी कॉपी को फाड़ के फेंकेगा कि उस उत्तर को चेंज कराएगा? उत्तर को चेंज कराएगा? ऐसा तो नहीं उस कॉपी को फाड़ के फेंक देगा। या पूरी कॉपी को ही चेंज करनी है, क्यों कॉपी चेंज करनी है भैया, उसका उत्तर को चेंज करना है ना। तो ये पाकिस्तान में इस चीज का ध्यान नहीं दिया गया, इस कारण 26 साल को संविधान लागू करने में उनको समय लगा और आज उनका 1973 वाला संविधान वहां चल रहा है। परंतु कई प्रकार की समस्याओं से पाकिस्तान जूझ रहा है। अब ये उसकी अपनी समस्याएं, हम तो अपने देश की बात करेंगे। हमारे संविधान ने हमें क्या दिया है? हमारे संविधान ने 1952 में पहला चुनाव कराया, मैंने बताया। 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कराया। भाषाई, हमारे यहाँ पे देश में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती, कई प्रकार की, सब बच्चों को याद है कितनी भाषाएं। तो भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन कराया और वहां पर उनको शासन करने का क्लोज डाला। क्या होता है, अब यहां सरदार पटेल की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं सरदार पटेल की बात रखना चाहूंगा क्योंकि सरदार पटेल स्कूल है। भारतीय संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 का 70% हिस्सा है। माने अंग्रेज जिस प्रकार से भारत को चला रहे थे, सरकार चला रहे थे, उसका 70% हिस्सा हमारे भारतीय संविधान में है। वो सरदार पटेल की देन है। संविधान सभा की जब बैठक हुई 1947 के बाद, उस बैठक में सरदार पटेल गए क्योंकि सरदार पटेल 1947 से लेकर 1950 के बीच में एकीकरण का काम कर रहे थे। 562 रियासतों को एक कर रहे थे, राजा रजवाड़ों निजामों को समझा रहे थे। एक बार समझाते समझाते उन्होंने बहुत अच्छा काम किया क्योंकि गृह मंत्री भी थे, भारत के उप प्रधानमंत्री भी थे। वो एक बार जब वो संविधान सभा की बैठक में गए तो उन्होंने वहां पे समझाया संविधान निर्माताओं को कि देखिए ये जो आईएएस और आईपीएस हैं इनको अपना काम करने दीजिए, ये सेवा समाप्त नहीं होगी। क्योंकि जब भारतीय संविधान तैयार किया जा रहा था तो ये सेवाएं अंग्रेजों की बंद कर दी गई थी, परंतु 9 सेवाओं में से 8 सेवाएं बंद थी, पर एक सेवा उन्होंने चालू रखी, वो सरदार पटेल थे कि आईएएस और आईपीएस को बंद नहीं करेंगे। क्योंकि यदि इनको सेवाएं बंद कर दी तो इस राष्ट्र को कांग्रेस के कार्यकर्ता चला नहीं पाएंगे। माने जो कार्यकर्ता थे, अफगानिस्तान का क्या हाल हुआ था जब अंग्रेज वहां से गए थे, अमेरिकन लोग गए थे, छोड़ गए थे, तालिबानों ने अपने कब्जे में कर लिया था। इस प्रकार सरदार पटेल ने संविधान सभा में सिर्फ एक कानून को मने करा कि कानून खत्म नहीं होगा, ये आईएएस और आईपीएस बने रहेंगे और इसके बाद इसमें संशोधन होते रहेंगे। तो जब राज्यों को पुनर्गठन हुआ तो इन आईएएस और आईपीएस की सबसे बड़ी भूमिका थी। हमारे यहाँ पे किसी भी राज्य में 2 आईएएस बाहर दूसरे राज्य के होते हैं, सिर्फ स्टेट का एक ही आईएएस होता है। आईएएसओ के माध्यम से जिलों को चलाया जाता है, कलेक्टर्स के माध्यम से, मैं और हिंदी थोड़ा शब्द में आ रहा हूं, उसके माध्यम से जिलों को चलाया जाता है। तो उसमें 2 जो कलेक्टर रहते हैं अन्य स्टेट के होते हैं और एक कलेक्टर उस राज्य का होता है। यह संघीय ढांचा तैयार किया गया है। माने जिस प्रकार किसी राज्य में, भोपाल में यदि भोपाल के माध्यम से सरकारें चल रही हैं तो केंद्र में दिल्ली के माध्यम से केंद्रीय सरकार चल रही है। ऐसा एक संघीय ढांचा है जिसके माध्यम से कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ ना हो, कोई भी राज्य अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश ना करे। क्योंकि कल से यदि ये संघीय ढांचा नहीं बनाया जाता तो जो मुख्यमंत्री वही आजाद हो जाता कि मैं तो किसी का कहना ही नहीं मानूं। अभी चल भी रहा है। यह हमारे संविधान की ताकत है कि ममता बनर्जी वो राज्य को देश नहीं बना पा रही है। पश्चिम बंगाल, यदि ये संघीय ढांचा नहीं होता तो आज पश्चिम बंगाल एक देश बन जाता, परंतु संघीय ढांचे के चक्कर में ममता बनर्जी का ये काम पूरा नहीं हो पा रहा है। केरल में काम पूरा नहीं हो पा रहा है, तमिलनाडु में काम पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये लोग चाहते, यदि ये संविधान मजबूत नहीं होता तो आज हमारे फिर से बहुत सारे टुकड़े हो जाते। 1961 में हमने गोवा को मिलाया, गोवा को आजाद करा,
ये हमारी उपलब्धि थी। वहां तो संविधान ही नहीं बन रहा है, हम गोवा को मिला रहे हैं। उसके बाद 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, गरीबों को और ग्रामीणों को बैंक से जोड़ने का प्रयास किया गया। कब करा गया? 1969 में, कि बैंक से जुड़े। 71 में भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया और बताया ये है हमारी सेना, ये हमारी सेना है। इतने कम समय में हमारी सेना उस राष्ट्र को तोड़ रही है। तो ये संदेश दिया बांग्लादेश को अलग करके। 1991 में उदारीकरण आया। उदारीकरण के उसमें आर्थिक नीति आई, विदेश निवेश आया, निजीकरण को बढ़ावा दिया, अर्थव्यवस्था पर काम किया। और 1998 में पोखरण सेकंड हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण करके इस संसार के बड़े बड़े देशों को बता दिया कि भारत भी एक शक्तिशाली देश है। 1998 में हम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। कोई अन्य राष्ट्र हम पे आंख उठा के नहीं देख सकता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। ये 98 में हमें शक्ति प्राप्त करी। 2005 में आरटीई का कानून आया। ये संविधान की ताकत है कि आरटीई का कानून आया, और आरटीई का कानून नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए आया। देश के नागरिक को अधिकार मिले आरटीई कानून के अंतर्गत। उसके बाद 2014 में अपन लगातार देख रहे हैं, 2014 से 2026 तक इतना बड़ा लिस्ट है कि मैं आपको बोल नहीं सकता। हम डिजिटल इंडिया बने, स्वच्छता भारत अभियान आया है, घर घर टॉयलेट बनाए गए, घर घर गैस की टंकी पहुंचाई गई। हर प्रकार का वर्ग 2014 के बाद बहुत सारा है। जीएसटी कानून आया, एक राष्ट्र एक कर की बात करी सरकार ने, और एक सा कर सब पे लग रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ। जम्मू कश्मीर को हमने, जो हमारा एक राष्ट्र सरदार पटेल, एक राज्य सरदार पटेल हमको विलय कराकर नहीं देके गए थे, उसको हमने शामिल करा। 270 अनुच्छेद खत्म करके 2023 में हमने संसार को बताया कि चंद्रयान को दक्षिण ध्रुव पे उतारकर इस संसार के बड़े बड़े देशों को बताया कि हमारा चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड किया है। तो ये सबसे बड़ी ताकत है, हम चंद्रमा पर पहुंचे 2023 में। इस प्रकार 2020 में मेरे प्यारे बच्चों के लिए नई शिक्षा नीति आई। 35 साल से पुरानी शिक्षा नीति हम पढ़ रहे थे, पुरानी शिक्षा पद्धति को स्कूलों में पढ़ाया जा रहा था। पर 2020 में नई शिक्षा नीति आई, कौशल के आधार पर, नवाचार के आधार पर, संस्कार पर जोर दिया गया। इस प्रकार इस राष्ट्र ने इतने वर्षों में बहुत सारा संविधान के माध्यम से काम किया है। तो इस स्वतंत्र भारत की यात्रा में हमको याद रखना चाहिए कि जब नीति सही हो, नियत सही हो और जनता साथ हो तो सब काम अच्छा होता है। और मैं अब ज़्यादा ना समय लेते हुए कुछ नारों को बुलवाऊंगा। प्यारे बच्चे